ऑनलाइन रोस्टिंग और वायरल रील्स के जमाने में क्या होता है जब कॉमेडी अपनी सीमा पार कर जाती है, जब एक मजाक अपमान बन जाता है और जब फ्री स्पीच एक हथियार बन जाती है और जब करोड़ों लोग आहत हो जाते हैं इससे पहले कि कानून कुछ कर सके उसमें। और क्या होता है जब भारत का सुप्रीम कोर्ट सामने आकर कहता है कि अब बस बहुत हुआ, अब जो नुकसान हुआ है उसे पैसे से नहीं जिम्मेदारी से ठीक करना होगा। आज का जो वीडियो है भारत के डिजिटल इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ होने वाला है। एक मामला जो एक संवेदनहीन भद्दे मजाक से शुरू हुआ और अब वो बन गया है एक विशाल बहस। ऑनलाइन कंटेंट की मर्यादा के बारे में, डिजिटल आजादी की सीमाओं के बारे में और दिव्यांगों की गरिमा के बारे में और समाज विरोधी सामग्री के खिलाफ कैसे कानूनी तौर पर डील किया जाए उसके बारे में। आज का जो ये सेशन है केवल कानूनी शिक्षा और जागरूकता के लिए है। किसी दिव्यांग व्यक्ति, पेशे, समुदाय या किसी दूसरे व्यक्ति क्या उसे ठेस पहुंचाने का इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आज का जो सेशन है शायद हमारे चैनल पर 2025 का सबसे ज्यादा गहन, संवेदनशील और इन डेप्थ कानूनी विश्लेषण होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐतिहासिक मामले पर। मामले का नाम है एसएमए क्योर फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2025 का यह केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 सुप्रसिद्ध कॉमेडियंस समय रैना, विपुल गोयल, बलराज सिंह घाई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और संवेदनशील निर्देश दिए हैं। आज हम समझेंगे कि ऑनलाइन कंटेंट पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी क्या है और दिव्यांग बच्चों की गरिमा क्यों सर्वोपरि है और एसएमए जैसी बीमारी का मजाक क्यों खतरनाक है और क्यों संवेदनशील है और कोर्ट ने क्यों कहा कि ह्यूमर डिग्निटी की कीमत पर बिल्कुल नहीं हो सकता और आधार आधारित एज वेरिफिकेशन का क्यों विचार आया ऑनलाइन कंटेंट देखने के लिए और स्वतंत्र न्यूट्रल रेगुलेटर की क्या सच में जरूरत है ऑनलाइन कंटेंट के लिए। और अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और अनुच्छेद 21 जो जीने के अधिकार की बात करता है, इन दोनों के बीच में संवैधानिक संतुलन कैसे बिठाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी क्या कहा। और आज सेशन के अंत में आपके साथ अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक मजाक कैसे पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। यह मामला एक बेहद दुखद और संवेदनहीन घटना से शुरू होता है। एक बहुचर्चित कॉमेडियन ने एक वीडियो के अंदर एसएमए यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी से पीड़ित बच्चों पर एक बेहद अनुचित और संवेदनहीन मजाक किया। एसएमए एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें इलाज का खर्च 16 करोड़ रुपए तक जाता है। इन बच्चों के माता पिता क्राउड फंडिंग के माध्यम से, दान के माध्यम से और सामाजिक सहयोग के माध्यम से पैसा जुटाते हैं ताकि इन बच्चों का इलाज हो सके। लेकिन जब मजाक ऐसे बच्चों का मजाक ही उड़ाता है, ह्यूमर ही इन ऐसे बच्चों का ह्यूमर उड़ाता है, उनको ह्यूमिलिएट करता है, तो डोनर अक्सर पीछे हट जाते हैं, फंड रेजिंग गिर जाती है और बच्चे का इलाज तक रुक जाता है। और यही बात क्योर एसएमए फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर माना क्योंकि यह आर्टिकल 21 जो जीवन और गरिमा के अधिकार की बात करता है उसका सीधा सीधा उल्लंघन भी है। आप बताइएगा आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है। पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियंस को क्यों तलब किया और तलब करने के बाद क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में समझते हैं। पहली जब इस मामले के ऊपर कोर्ट के सामने सुनवाई आई तो कोर्ट ने 5 कॉमेडियंस को अपने सामने पर्सनली बुलाया, व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने बुलाया और उन 5 कॉमेडियन को कहा गया कि वे सार्वजनिक माफी प्रकाशित करें, कि उनको पब्लिक अपॉलॉजी देनी होगी कि हाँ भाई उन्होंने गलत बोला है, अपने प्लेटफॉर्म पर जो सम्मानजनक बयान दें। उनको जो प्लेटफॉर्म है, उनका चैनल है या जो भी माध्यम वो यूज करते हैं, उनको एक सम्मानजनक बयान देना है
और भविष्य में सावधानी बरतनी है। इसके बाद क्या हुआ, जो ये कॉमेडियंस हैं इन्होंने माफी जारी की, लेकिन 27 नवंबर को 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। वो आदेश क्या है इन कॉमेडियंस के लिए? वो आदेश ये है कि इनको हर महीने में कम से कम 2 ऐसे कार्यक्रम करने होंगे जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की सफलता की कहानियां दिखाई जाएं और उनके इलाज के लिए फंड रेज किया जाए। यहां पर समझ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां ये दिव्यांगजनों का मजाक उड़ा रहे थे, अब उन्हीं के लिए ये फंड रेज कार्यक्रम करेंगे और हर महीने 2 ऐसे कार्यक्रम इनको करने होंगे और उस पैसा, जो पैसा आएगा ये अपनी जेब में नहीं रख पाएंगे, ये पैसा सीधा सीधा जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों के इलाज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान जब कॉमेडियन के वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि जनाब हमारे हर महीने 2 शो होते ही नहीं हैं, तो कोर्ट ने कहा फिर भी हमारा निर्देश नहीं बदलने वाले, चाहे आपके 2 शो होते हैं या नहीं है, हमें उसे मतलब नहीं है। हमें तो अब हर महीने 2 शो चाहिए और ऐसे 2 शो चाहिए जिनका सारा पैसा दिव्यांगजनों के लिए फंडरेज जुटा रहा हो और वो पैसा उनके इलाज में यूज किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश बिल्कुल भी चेंज नहीं किया और कोर्ट ने कहा कि ये दंड नहीं है बल्कि ये सामाजिक सुधार है। सामाजिक सुधार यानी कि सोशल रिफॉर्म है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात का जवाब जानना चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या अपमानजनक मजाक के लिए कॉमेडियंस को कानूनी परिणाम भुगतने चाहिए या कॉमेडी को पूरी एब्सोल्यूट आजादी हो जानी चाहिए कि कुछ भी कहें। वैसे संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस के साथ आता है। आपको मैं इस चैनल पर उसके बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो आप अपनी कमेंट मुझे ये बताइए कि क्या किसी भी क्रिएटर को या किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को या कॉमेडियन को अपमानजनक बात करने की आजादी दे देनी चाहिए क्या, या जो संविधान संगत या फिर कानून सम्मत जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सभी के ऊपर लगाई जानी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी देते हुए कहा कि जो हास्य है, ह्यूमर है, वो कभी भी अपमान में नहीं बदल सकता। इस पर सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कोर्ट को ऐसे बच्चों की उपलब्धियां दिखाई जो एसएमए से लड़ते हुए कोई माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, कोई मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई क्लासिकल सिंगर है तो कोई असम में राइटर है और कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर पीएचडी कर रहा है, जिससे कोर्ट बहुत पॉजिटिव प्रभावित हुआ। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि फाउंडेशन ने जो कॉमेडियन का जो 2.5 लाख रुपए देने का ऑफर दिया था, जब ये मुद्दा शुरू हुआ तो क्या हुआ कि कंसर्न्ड कॉमेडियन ने जो एसएमए फाउंडेशन है उसको 2.5 लाख रुपए देने का ऑफर दिया कि मामला रफा दफा कर दीजिए, हम 2.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो इस पर एसएमए फाउंडेशन ने उस समय भी कहा और कोर्ट के सामने पेश होते हुए भी कहा कि 2.5 लाख रुपए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामला पैसों का है ही नहीं, ये मामला है गरिमा का, दिव्यांग बच्चों के गरिमा का, उनके गरिमामय जीवन के अधिकार का। संविधान के अनुच्छेद 21 का यह प्रश्न है। और इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि दिव्यांगों का अपमान अपराध होना चाहिए, एससी एसटी एक्ट जैसे सख्त सजा के प्रावधान होने चाहिए। अभी वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के अंदर दिव्यांगजनों के लिए राइट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन एक्ट करके कानून है 2016 का, और आज जो ये हम मामला डिस्कस कर रहे हैं इसमें जब सीजीआई सूर्यकांत ने ये कहा कि एससी एसटी एक्ट जैसे सख्त सजा के प्रावधान होने चाहिए, जब भी किसी दिव्यांगजन का मजाक उड़ाया जाए इस तरीके से मजाक उड़ाया जाए और भविष्य में डिसेबिलिटी डिग्निटी प्रोटेक्शन लॉ के संकेत हो सकते हैं। क्या सीजीआई ने यहां पर कोई ऐसा संकेत दिया है कि भविष्य में पार्लियामेंट को या केंद्र सरकार को इस नए कानून पर विचार करना चाहिए, डिसेबिलिटी डिग्निटी प्रोटेक्शन लॉ, जो दिव्यांगजनों की गरिमा है उसकी रक्षा कर सके, ऐसा कानून लाने की जरूरत है? या फिर हमें जो हमारा ऑलरेडी जो कानून है
राइट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, उसके अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोविजन को जोड़ने की जरूरत है। ये इस तरफ सीजीआई का इशारा कर रहा है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बारे में। ऑनलाइन कंटेंट का वाइल्ड वेस्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आज के इस सेशन का। ऑनलाइन कंटेंट का वाइड वेस्ट। अब कोर्ट ने इसमें दायरा बढ़ाया है, मामला सिर्फ कॉमेडियन तक सीमित नहीं रहा है। कोर्ट ने कहा है कि भारत को अब एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए जो ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित कर सके। आज कोई भी अपना क्या करता है, चैनल बना सकता है, बिल्कुल इजी है। कोई कुछ भी अपलोड कर सकता है और वायरल होने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, किसी भी हद तक जाया जा सकता है और राष्ट्रहित को नुकसान तक पहुंचाया जा सकता है। आपको पता है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग और बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक होते हैं। अभी आप दिल्ली वाला जो एयर पोल्यूशन वाला प्रोटेस्ट है उसमें ही देख लीजिए, पॉल्यूशन का जो एयर पोल्यूशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था उसके अंदर नक्सली के समर्थन में नारे लग रहे हैं, कोई कुछ भी कह रहा है और वो रील न्यूज चैनल वाले वायरल कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। भाई, जो व्यक्ति देश हित के बारे में नहीं बात कर रहा, जो देश हित से अगेंस्ट बात कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है और नेशनल सॉवरेनिटी के अगेंस्ट बात कर रहा है, उसके लिए तो जेल ही सबसे बढ़िया जगह है ना। एयर पोल्यूशन का मुद्दे में आप नक्सली के फेवर में नारे लगा रहे हो, जेल इंतजार कर रही है और मुझे पक्का विश्वास है इसके अंदर बड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत। ये बात ध्यान रखिएगा। वायरल होने के लिए कुछ भी कहा जा रहा है और राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, डिग्निटी जो है वो कुचली जा रही है। और इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी कहा कि सेल्फ रेगुलेशन जो है वो असफल हो रहा है, किसी को जिम्मेदार ठहराना बहुत जरूरी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच परवर्जिटी नहीं बन सकती। जस्टिस बागची भी इस मामले के अंदर बोले कि जब तक सरकारी प्रतिक्रिया आती है, आपत्तिजनक सामग्री लाखों में देखी जा चुकी होती है, कि मतलब जब तक सरकार कोई एक्शन लेती है उससे पहले जो चीज ऑलरेडी वो वायरल हो चुकी होती है, हर मोबाइल पे, हर लैपटॉप पे, हर जगह वो पहले ही बढ़ चुकी होती है, हर जगह वो पहुंची हुई होती है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के अंदर सरकार का पक्ष क्या है, सरकार की स्थिति क्या है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि नई ऑनलाइन कंटेंट के लिए रेगुलेशन के लिए नई गाइडलाइंस बन रही हैं, स्टेक होल्डर से चर्चा चल रही है। यूजर जनरेटेड कंटेंट की समस्या जो है वो बहुत गंभीर है, ये केंद्र सरकार ने माना है और कुछ स्टेटमेंट इतने ऑब्सीन हैं कि हम उन्हें कोर्ट में दोहरा भी नहीं सकते। मतलब ये कॉमेडियंस की तरफ, जो ये कॉमेडियन है इनकी तरफ रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार कह रही थी कि इनकी कुछ स्टेटमेंट या आज की तारीख के अंदर इंस्टाग्राम पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा कंटेंट है जिसको कोर्ट के सामने बोला ही नहीं जा सकता, मर्यादा अलाउ ही नहीं करती है। और सरकार ने कहा कि जो है ड्राफ्ट रूल्स हम जल्दी ही पब्लिश करेंगे। इस पर कोर्ट ने साफ साफ सरकार को निर्देश भी दिया है कि ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिक डोमेन में डालो। हमें भारत में डिजिटल स्पीच रेगुलेट करनी है और ये डिजिटल स्पीच को रेगुलेट करने का नया युग भी है। अब बात करते हैं आधार आधारित एज वेरिफिकेशन का जो सुझाव था वो इस केस में कैसे आया, उसको समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि अडल्ट कंटेंट जब भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कोई भी अडल्ट कंटेंट स्टार्ट होता है तो उसके शुरू होने से पहले आधार से एज वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्या हम कोई ऐसा सिस्टम इजाद कर सकते हैं? क्यों? और इसके पीछे का कारण भी कोर्ट ने बताया। इसके पीछे का कारण क्या? क्यों? क्योंकि वार्निंग दिखते ही कंटेंट बनना, आज की तारीख के अंदर क्या है कि अगर एज वाली वेरिफिकेशन आ भी रही है कि कंटेंट इज 18 इयर्स फॉर 18 इयर्स ओल्ड, उसके बाद कंटेंट वो तुरंत स्टार्ट हो रहा है, वहां पर स्टॉप नहीं लग रहा, कोई गेट नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आधार आधारित वेरिफिकेशन क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं ताकि यूजर की एज को वेरीफाई किया जा सके। अब इससे यहां पर क्या संकेत मिल रहा है? इस पे संकेत ये मिल रहा है कि भविष्य में शायद आधार, ओटीपी या फिर फेशियल वेरिफिकेशन या फिर पेरेंटल कंट्रोल जैसी व्यवस्था लागू हो सकती है
ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर। अब बात करते हैं बेहद ही संतुलित और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 पर डिस्कशन क्या हुआ। मौलिक अधिकारों की टक्कर के बारे में बात करते हैं। इस मामले के अंदर कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उसके साथ साथ हमारे संविधान के अंदर ही अनुच्छेद 19 उपखंड 2 के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कि मतलब फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, दैट इज विद इन द डोमेन ऑफ द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एज वेल। जब भी आप अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर रहे हैं तो आपको मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, संवैधानिक सीमाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और ये जो संवैधानिक सीमाएं हैं ये संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंदर दी गई हैं। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 जो जीवन और गरिमा के अधिकार की बात करता है, और कोर्ट ने यहां पर टिप्पणी भी की कि अगर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच में रेस हो जाए, मतलब एक तरफ आर्टिकल 19 है और एक तरफ आर्टिकल 21 है, तो कौन जीतेगा? तो हमेशा आर्टिकल 21 की ही जीत होगी। मतलब क्या है, जो गरिमा है, जो व्यक्तिगत गरिमा है, वो हमेशा ऊपर रहेगी मनोरंजन से। डिग्निटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंटरटेनमेंट। और जो संरक्षण है वो हमेशा ज्यादा ऊपर रहेगा मजाक के, ठीक है। और जो मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स हैं, वो हमेशा ऊपर रहेंगे वायरल जोक्स के, उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा। तो मतलब ह्यूमन राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द वायरल कंटेंट और दी वायरल जोक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी डिस्कशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी नेशनल कंटेंट पर कोर्ट की चिंता आई। शायद कोर्ट ने भी न्यूज में देख लिया हो कि ये जो दिल्ली का एंटी पोल्यूशन प्रोटेस्ट था, ये तो नक्सलियों के समर्थन में यहां पर तो नारे लग रहे हैं। शायद इस वजह से ही कोर्ट ने चिंता जताई हो। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कंटेंट देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चोट पहुंचाता है तो सेल्फ रेगुलेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक सब कह देते हैं कि हम कंटेंट को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट आता है तो उसे हम हटा देते हैं। ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। हालांकि इस मामले के अंदर कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को आलोचना एंटी नेशनल नहीं माना जा सकता। कि अगर आप कोई सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो हम हर एक बंदे को एंटी नेशनल नहीं कह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। फेयर क्रिटिसिज्म का राइट है, मगर फेयर क्रिटिसिज्म का राइट जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से मिलता है, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो आपको दिया गया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हमेशा आर्टिकल 19(2) को साथ में लेके पढ़ा जाता है जहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी गई है। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के ग्राउंड क्या है? सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट्स, डिफेमेशन और तरह तरह के और भी कई ग्राउंड्स दिए गए हैं। वही कंटेंट चिंता का विषय है जो राष्ट्र हित को प्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा। अब बात करते हैं कि जो ये कॉमेडियंस का मुद्दा आया, इसमें कोर्ट ने फाइनल आदेश क्या दिया है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। कॉमेडियंस को अब हर महीने 2 कार्यक्रम ऐसे करने होंगे जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को आमंत्रित करना होगा, उनकी सफलता की कहानी शेयर करनी होगी, और जो पैसा आएगा उससे फंड रेजिंग में मदद करनी पड़ेगी, और भविष्य में डिग्निटी बेस्ड कंटेंट बनाना होगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई से पहले हमें कुछ अच्छे शो देखने की उम्मीद है। मतलब कोर्ट ये कह रही है कि जब आप अगली सुनवाई पे आओगे, मामला भी खत्म नहीं हुआ है, तो उससे पहले हमें ये उम्मीद है कि आप 1-2-3 शो करके बैठे हुए होंगे, क्योंकि अगली सुनवाई लगभग 4 हफ्ते के बाद हो रही है, तो मतलब 1 महीने के बाद हो रही है। और कोर्ट ने सीमा भी क्या दी है कि हर महीने आपको 2 इवेंट करने हैं, तो कोर्ट इज एक्सपेक्टिंग कि 2 शो कर लेंगे, ये लोग पैसा कुछ रेज कर लेंगे। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर मैं किस तरीके से देखता हूं एज अ फाउंडर ऑफ दून लॉ मेंटर, एज अ फाउंडर ऑफ जुडिशियल योगी, और 11 साल से लॉ स्टूडेंट्स को लॉ पढ़ा रहा हूं, एक लॉयर के तरीके से, लॉ टीचर के तरीके से मैं इस पूरे मामले को कैसे देखता हूं। आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। देखिए, जो कॉमेडी है वो एक बेहद खूबसूरत कला है, कोई डाउट नहीं। हर कोई देखता है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, हर कोई देखता है, और ये एक बेहद खूबसूरत कला है। कॉमेडी सच दिखाती है कई बार,
कॉमेडी समाज का आईना भी है, कॉमेडी लोगों को जोड़ती भी है, लेकिन कॉमेडी किसी की पीड़ा पर नहीं बननी चाहिए। ये बात मेरा है। आज ऑनलाइन दुनिया में हम सब देख रहे हैं कि भद्दी भाषा का, गंदी भाषा का उपयोग हो रहा है, अपमानजनक रोस्टिंग हो रही है, कमजोर समूहों का मजाक हो रहा है, वीकर सेक्शंस का मजाक हो रहा है, विकलांगों का उपहास हो रहा है और वायरल होने के लिए टॉक्सिसिटी फैलाई जा रही है। आप सामने वाले की बुराई कर दो, आप वायरल हो जाओगे और समाज में नेगेटिविटी का व्यापार बढ़ चला है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और मैं पूरी ईमानदारी से मानता हूं कि कॉमेडी की आजादी होनी चाहिए। नो डाउट, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि कॉमेडी की आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट होना चाहिए, लेकिन 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 कॉमेडी में जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। ऑनलाइन वर्ल्ड आज अनकंट्रोल्ड है। कोई भी चैनल बनाकर कुछ भी बोल रहा है और लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है और कौन चुकाएगा? दिव्यांग बच्चे, आपके छोटे बच्चे, परेशान परिवार, समाज की संवेदनशीलता और लोकतंत्र की गुणवत्ता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, जो भी कह रहा है उससे मैं भी सहमत हूं 100%। हमें जिम्मेदार फ्रीडम चाहिए, असीमित आजादी नहीं चाहिए। भारत को एक न्यूट्रल ऑटोनोमस डिजिटल रेगुलेटर बहुत जरूरी है, क्योंकि आज डिजिटल कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा है, एक सामाजिक शक्ति भी बन गया है। आप लोग बहुत सारे बोलते हैं कि सर आपका कंटेंट इतना प्यारा है, इतना नॉलेज देने वाला है, मगर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर कम है, व्यूज कम आते हैं। कारण यही है ना। आप सोचिए, अगर मैं भी अपने चैनल पर भद्दी भद्दी बातें बोलने लगता, कुछ भी ऐसा अनर्गल बोलने लग जाता, तो मैं भी वायरल हो जाता। प्रॉब्लम तो यही है, आपको और हमें सबको समझने की जरूरत है। और कंटेंट अगर अभी तक पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करके शेयर तो करो, सभी के साथ व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और उसके साथ साथ चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो ये सुनवाई है, ये सिर्फ एक केस के ऊपर सुनवाई नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मानव गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन है ये पूरा होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्या भारत में ऑनलाइन कंटेंट पर सख्त रेगुलेशन होनी चाहिए या फिर इसे फ्री स्पीच पर असर पड़ेगा? अगर ऑनलाइन कंटेंट की अगर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कर दी तो फ्री स्पीच दब जाएगी। आप अपना ओपिनियन और जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। और अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस अगर 1% भी पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और मेंबरशिप और सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही कानूनी विश्लेषण चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।